आज हम एक टॉपिक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के साथ आपके साथ चर्चा करने आए हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक बहुत ही बहुआयामी प्रक्रिया है, विस्तार है बहुत इसका, बहुत सारी चीजों को अपने साथ जोड़े हुए है आधुनिकीकरण। सबसे पहले हम क्लॉड वेल्व की परिभाषा लेते हैं। क्लॉड वेल्व का मानना है कि आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। तो क्लॉड वेल्व को हम माने उनकी परिभाषा को, तो आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है, मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है। साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, जो हमारे पास साधन है उसका हम कितना बेहतर तरीके से प्रयोग कर लेते हैं। व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा जो संसाधन है उनका हम कितना बढ़िया प्रयोग कर लेते हैं। और उद्देश्य है आधुनिक समाज की स्थापना, और इसका उद्देश्य है आधुनिक समाज की स्थापना, ऐसा मानना है क्लॉड वेल्व का। अब कोलमैन का मानना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुत बड़ा अपने अंदर समीकरण लिए हुए है, इसका परिक्षेत्र बहुत व्यापक है। कोलमैन के अनुसार लोगों का शासन प्रशासन में अधिक से अधिक भाग लेना, नगरीकरण होना, संचार साधनों की व्यवस्था बढ़ना, औद्योगिकरण बढ़ना, कृषि का उन्नत होना, संसाधनों का बढ़ना, आवागमन का साधना बढ़ना, आर्थिक संसाधनों का बढ़ना, ये समग्रता है राजनीतिक विकास में। ये ऐसा कोलमैन का मानना है कि राजनीतिक विकास में सारा कुछ समाहित है। आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सहभागिता, नगरीकरण, लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन, ये सारा कुछ समाहित है, ऐसा कोलमैन का मानना है। अब हम डॉक्टर एस पी वर्मा के अनुसार बात करें तो डॉक्टर एस पी वर्मा के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो चरण हैं, स्तर हैं, उसमें सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर। मनोवैज्ञानिक स्तर का मतलब हुआ कि लोगों के मूल्यों में, मानकों में, अभिविन्यासों में, सोच में, चेतना में, विचारों में, भावनाओं में परिवर्तन हो, उन्नति हो। अभिविन्यासों में, उनके मूल्यों में, मान्यताओं में, विचारों में, भावनाओं में, इसमें अभिवृद्धि हो, व्यापकता हो, उच्चता हो। ये पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर। दूसरा है बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर का अर्थ हुआ कि लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति ज्ञान हो, साक्षरता का प्रचार प्रसार हो, संसाधनों की पर्याप्त विपुलता हो, संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करके साक्षरता इत्यादि को बढ़ाया जाए, सब तक उसकी पहुंच बनाई जाए, और पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता और लोगों के मानसिक विकास हो, उनकी जानकारी हो, उन्हें समझ हो कि हमारा पर्यावरण का स्वरूप क्या होगा। तो पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता, व्यापकता, ज्ञान, क्षमता बढ़े। जननांकीय स्तर पर या सांख्यिकीय स्तर पर, जननांकीय स्तर पर या सांख्यिकीय स्तर का अर्थ है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, नगरीकरण हो, उस राज्य की व्यवस्था में सभी जगहों पर आवागमन, संचार साधन इत्यादि की प्रचुर उपलब्धता हो, अंतिम छोर तक हो, हर व्यक्ति तक संसाधन पहुंचे, जो विकास के बहुत आवश्यक चीजें हैं वो पहुंचे, साधनों की सुलभता हो, आवागमन के साधनों की पूरी व्यवस्था हो, नगरीकरण हो, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। ऐसा है जननांकीय या सांख्यिकीय स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण का तात्पर्य। अब सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक का तात्पर्य हुआ कि लोगों की जो अपनी परिवार, छोटे छोटे समूहों में, जाति आधार पे छोटे छोटे वर्गों में जो इनकी निष्ठा भावनाएं हैं, इनमें व्यापकता प्रदान हो। ये उससे ऊपर उठ करके अपने समग्र समाज के जो जो समग्रता है उस पर चिंतन करें, उसको अपने मन में लाएं।
छोटे छोटे पारिवारिक संगठनों में, जातीय संगठनों में, वर्गीय संगठनों में, सीमित क्षेत्र से ऊपर उठ करके अपने संपूर्ण समाज के प्रति, अपने संपूर्ण समाज की व्यवस्था के प्रति, अपने संपूर्ण सामाजिकता के प्रति लोगों के अंदर भावना, विचार आए, बल मिले, ऐसा उनका दृष्टिकोण व्यापक हो। ये सामाजिक स्तर पे राजनीतिक विकास का तात्पर्य हुआ, राजनीतिक आधुनिकीकरण का तात्पर्य हुआ, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ। आर्थिक स्तर पर उद्योगों की स्थापना हो, कल कारखानों की स्थापना हो, संसाधनों की व्यवस्था बढ़े, अधिक से अधिक संसाधन लोगों तक पहुंचे, लोगों की संसाधनों तक उपलब्धता बने, संसाधनों में नवीनीकरण निरंतर हो और नए नए उद्योग, नए नए व्यवस्था से लोगों को प्रस्कृत से परिष्कृत अच्छे से अच्छे वस्तुओं का उपलब्धता हो। यह है आर्थिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण का आर्थिक स्तर, आर्थिक स्वरूप। तो इस तरह से राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुत ही बहुआयामी विस्तृत प्रक्रिया है, अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। अब हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक स्वरूप यह भी है कि लोगों की सहभागिता बढ़े, शासन प्रशासन में लोगों का योगदान बढ़े, लोग अधिक से अधिक शासन प्रशासन के कार्यों में भाग लें, अपनी भूमिका तय करें और शासन प्रशासन नौकरशाही के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, दबाव समूहों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, चुनाव माध्यमों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अपनी सहभागिता बढ़ाए, अपने उत्तरदायित्व का बोध कराए, उनके कार्य रूपरेखा को तय करने में अपनी भूमिका तय करे। ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा, लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति बहुत अधिक जानकारियां हो, समझ हो, उनके मन में पर्यावरण को उन्नति पर ले जाने की भावना हो, कार्य पद्धति हो, साक्षरता का खूब व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो, लोगों तक पहुंच बनाई जाए, संपर्कशीलता बढ़ाई जाए, लोकशीलता बढ़ाई जाए। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण है कि नगरीकरण हो, शहरों का विस्तार हो, परंतु इसके साथ साथ ये मत समझिएगा कि गांव को छोड़ दिया जाए, नहीं, उनमें भी संसाधन बढ़ाए जाएं, उपलब्धता बढ़ाई जाए, आवागमन बढ़ाए जाएं, जो मूल आवश्यकताएं हैं वहां की उनको पूरा किया जाए, उनको उनकी कनेक्टिविटी राज्यों और शहरों से उनको जोड़ा जाए, आवागमन इत्यादि संचार साधनों की समुचित व्यवस्था किया जाए, उसकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, कानून सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। आधुनिकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा लक्षण है। आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा लक्षण यह भी है कि समाज में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। राज्य के कार्य क्षेत्रों का विस्तार हो, लोगों के सोचने की, विचारने की, मूल्यों की अभिवृत्तियों में निरंतर व्यापकता आए, सुधार आए, लोग अपने परिवार से ऊपर उठकर, अपने संगठन, अपने समूह से ऊपर उठकर, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज की व्यापकता को लेकर सोचे, विचारे, कार्य करें। लोगों की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया जाए। औद्योगिकरण किया जाए, वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए, उद्योगों की स्थापना किया जाए, संचार साधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। ये सब बहुत ज्यादा काम विशेषताएं इनकी आती हैं। संचार साधनों की व्यवस्था हो, सरकार की आम जनता तक पहुंच बढ़े, जाति सत्ता, धार्मिक सत्ता, ये जो परंपरागत स्वरूप हैं, जाति, धार्मिक, पारिवारिक, इनके स्थान पर राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत किया जाए, राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत किया जाए, लौकिक राजनीतिकरण को मजबूत किया जाए, राज्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए। यह आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यक है। संस्थाओं का विशेषीकरण हो और विभिन्नीकरण हो, संस्थाओं को अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं का विस्तार रूप दिया जाए, उन्हें व्यापक बनाया जाए, उनका विशेषीकरण किया जाए, ये बहुत आवश्यक है।
लोगों की अभिरुचियों और मूल्यों में परिवर्तन हो, नौकरशाही की व्यवस्था ऐसी की जाए कि लोगों को लगे ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में कि नौकरशाही में जो पद हैं वो समाज के सभी वर्गों के द्वारा भरे जाएं, सभी वर्गों का उसमें समावेश हो, सबकी सहभागिता बढ़े। सिर्फ ये होना नहीं चाहिए, सिर्फ नौकरशाही का विस्तार ही नहीं होना चाहिए, विस्तार तो ठीक है हो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, सबकी सहभागिता हो, सबको काम करने का उसमें अवसर मिले नौकरशाही में, विशेष करके बड़े पदों पर, प्रत्येक स्तर पर सबकी सहभागिता हो, सब वर्गों से लोग उसमें आए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है पारिवारिक, सामाजिक, जातीय, वर्गीय स्वरूप के आधार पर एक लौकिक धार्मिक स्वरूप के आधार पर परंपरागत चीजों को हटा करके एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सत्ता की स्थापना करना, नागरिकों का शासन सत्ता में अधिक से अधिक प्रवेश कराना, उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराना, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनकी अधिक से अधिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की व्यवस्था करना, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण के विशेषताएं हैं, लक्षण हैं। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण के साधन, कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के साधन क्या है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे पहला साधन है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। बुद्धिजीवी वर्ग समाज में अपनी बौद्धिकता से, अपनी क्षमता से, अपने ज्ञान से नयापन लाने का प्रयास करता है, नई नई चीजों का प्रचार प्रसार करता है, नई नई चीजों को स्थापित करता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए बौद्धिक वर्ग की विशेष भूमिका है, वो बहुत बड़े माध्यम है, बहुत बड़े साधन है। उनके ज्ञान से, उनकी क्षमता से आधुनिकीकरण की, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण का स्वरूप तय होगा। दूसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लोकतंत्र में तो बहुत महत्वपूर्ण होते ही हैं। सर्वाधिकारवादी, साम्यवादी सरकारों में भी एक दलीय व्यवस्था के माध्यम से भी महत्वपूर्ण होते हैं। जनता सरकार की नीतियों, चीजों को जनता तक ले जाना, जनता की समस्याओं को सरकार तक ले जाना, उसका निराकरण करना, जनता की सहभागिता बढ़ाना, उनके अंदर राष्ट्रीय सत्ता, राज्य सत्ता के प्रति उच्चस्थ भावना लाना, जिससे वो अपने छोटे छोटे ग्रुपों, जाति इत्यादि वर्गीय समीकरण से ऊपर उठ करके, पारिवारिक भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय एकीकरण में अपने आप को जोड़ सकें, राष्ट्रीय भावना ला सकें। ये सब करने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराना, उनके विकास के आयाम सुनिश्चित करना, उपलब्धता निश्चित करना, उनके मूल्यों, विचारों, भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना, उसका विस्तार देना, संचार साधनों की उपलब्धता बढ़ाना, इस सब कुछ में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा योगदान है। तो राजनीतिक दल बहुत बड़े माध्यम है। सरकारें सरकारों के पास बहुत बड़ी संसाधन होता है और राजनीतिक विकास के बहुत बड़े आधार होते हैं। उनके अंदर लागू कराने की क्षमता होती है, कार्यों को पूरा कराने की पूरी सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, मशीनरी होती है, संसाधन होते हैं। कि ये काम आपको करना है। तो सरकारों के माध्यम से राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्वरूप को बहुत आसानी से तय किया जा सकता है। ये बहुत बड़े माध्यम है सरकारें, सारे संसाधन उनके पास होते हैं। जवाबदेही वो तय कर देते हैं, मानना अनिवार्य होता है उनके आदेश निर्देश को। तो इस नाते सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है राजनीतिक आधुनिकीकरण में, और सरकारें राजनीतिक आधुनिकीकरण को लेकर बहुत काम कर सकती हैं, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं, लोगों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर सकती हैं, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक स्वरूप हो, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, जनांगी, सारे स्तरों पर ये तय कर सकती हैं, अपना विस्तार रूप दे सकती हैं। एक निश्चित ला सकती है कि ये काम आपको करना ही करना है। तो सरकारें बहुत बड़ी माध्यम होती हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की। और अंत में निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक बहुत ही नया स्वरूप दिया है, बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के माध्यम से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित, उनमें वृद्धि, संसाधनों का विपुलता से प्रचार प्रसार, लोगों की पहुंच इत्यादि ने राजनीतिक आधुनिकीकरण ने इन सब चीज़ों को बहुत वृद्धि किया है। जय हिंद।